So, last class we discussed about some properties, some of the characteristics of half wave rectifier, full wave rectifier and bridge rectifier. अब इसमें डिफरेंस क्या है, मैंने लास्ट टर्म पे भी एक्सप्लेन किया था आपको कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बेस्ड ऑन दैट इनको यूज़ किया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है, हाफ वेव रेक्टिफायर मीन्स हाफ वेव को रेक्टिफाई करेगा और फुल वेव रेक्टिफायर मीन्स फुल वेव को रेक्टिफाई करेगा। बट हाफ वेव रेक्टिफायर में प्रॉब्लम क्या थी कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, प्लस बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे। बट उसको एप्लीकेशन वाइज अगर देखा जाए तो केवल हाफ वेव एप्लीकेशंस में उसे यूज़ करना है। दैट इज़ वाई उसको हम मतलब अलग रखते हैं, उसका उसका उतना डिस्कशन हम नहीं करते हैं जब हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन की बात करते हैं। क्योंकि जहाँ पे भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको AC टू DC कन्वर्ट करना है और आपको इन्वर्टर में स्टोर करना है, तो आप क्या करते हो, अगर आप हाफ वेव करोगे तो आपका एफिशिएंसी तो अच्छा नहीं रहेगा। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं आ रही है? आ रही है अभी आवाज़? यस सर क्लियर है। यस सर। सो अगर हाफ वेव करते हो आप तो हाफ वेव में केवल हाफ वेव ही आप स्टोर कर पाओगे, जबकि फुल वेव रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है कि पूरा का पूरा आपका रेक्टिफिकेशन होगा। रेक्टिफिकेशन मीन्स AC टू DC कन्वर्जन। AC टू DC कन्वर्जन करने के लिए हमें रेक्टिफायर्स का यूज़ करना पड़ता है। तो बहुत स्मॉल नंबर ऑफ एप्लीकेशन, बहुत ही सर्टेन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है जहाँ पे हमें हाफ वेव रेक्टिफायर की ज़रूरत होती है। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस में फुल वेव रेक्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज़ वाई फुल वेव रेक्टिफायर इज़ मोर जनरल यूज़। और इसके बारे में जब पहले इन्होंने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जब इसको डिस्कवर किया तो इट वाज बेस्ड ऑन सेंटर टैप इनिशियली। फिर सेंटर टैप के बाद उसके कुछ डिसएडवांटेजेस उन्हें मिले, जैसे सेंटर टैप में हमेशा आपको ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, किसी भी इंस्टेंट पे आप ट्रांसफार्मर को रिमूव नहीं कर सकते। बट अगर आप हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर में ब्रिज टाइप ऑफ रेक्टिफायर की बात करो तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर की नेसेसिटी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि अगर आपके पास सेंटर टैप अवेलेबल नहीं है तभी भी आप ब्रिज रेक्टिफायर को यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें थी। आगे रिपल फैक्टर की बात आई तो रिपल फैक्टर में भी हमने पाया कि सबसे ज़्यादा रिपल आपके हाफ वेव रेक्टिफायर में मिलता है और फुल वेव रेक्टिफायर्स में रिपल्स कम मिलते हैं। रिपल्स मींस फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशंस कैसे हो रही है, जैसे आपको अगर याद हो, ये कर्व हमें मिलता है। इस कर्व में आप देखो, ये एक कांस्टेंट डीसी होनी चाहिए, ठीक है। AC टू DC कन्वर्जन मतलब होता है कि आपको कांस्टेंट लाइन मिलनी चाहिए, एक पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस अगर आपको मिलेगी दैट मीन्स कि वो आपको प्रॉपर डीसी मिल रहा है, प्योर डीसी मिल रहा है। बट यहाँ पे कुछ AC का कंपोनेंट आपको मिल रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ फ्लक्चुएटिंग। तो यहाँ पे आपको फ्लक्चुएटिंग डीसी मिल रहा है, इसको आप प्योर डीसी नहीं बोलोगे, इसको आप बोलोगे फ्लक्चुएटिंग डीसी। तो ये सब चीज़ें थी। इसका रिपल निकाला गया कि कितने फैक्टर से ये रिपल हो रहा है, ठीक है। तो उस फैक्टर को हम बोलते हैं रिपल फैक्टर, जो हमने यहाँ पे निकाला है। तो हम बेसिक केवल इसके बारे में जानते हैं, जिसके इसकी डिफिनीशन को हम नहीं देखेंगे कि कैसे डिराइव हो रहा है ये सारी वैल्यूज़। एक्चुअली इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन है, सारे टर्म्स का अलग अलग डेरिवेशन है, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है अभी। हम शॉर्टकट में चलेंगे, केवल ये जानेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और कितने उसकी वैल्यू होती है। सो एज यू कैन सी, नंबर ऑफ डायोड्स की बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल एक डायोड की रिक्वायरमेंट होती है। फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टैप में अगर आप जाओ तो दो डायोड्स की रिक्वायरमेंट होती है। ब्रिज रेक्टिफायर्स में चार डायोड्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप करंट की बात करो, DC करंट, कितनी DC करंट आपको मिलेगी, सो DC करंट में भी, DC करंट में आपको Im/पाई मिलेगा। Im मीन्स मैक्सिमम ऑफ करंट, जो मैक्सिमम करंट सर्किट में मूव कर रही होगी उसका डिवीजन बाई पाई। आवाज़ जा रही है सब तक?
सबको आवाज़ जा रही है? यस सर। ठीक है। सो डीसी करंट अगर आप फुल वेव रेक्टिफायर में बात करो तो फुल वेव में ब्रिज एंड सेंटर टैप आता है। ब्रिज एंड सेंटर टैप में हमें जो टोटल मैक्सिमम करंट डीसी का मिला दैट इज़ 2 Im/π। तो डीसी करंट का मतलब ही होता है कि एवरेज करंट। जैसे आप इस फिगर में देखो, ये फ्लक्चुएटिंग डीसी है, ठीक है। तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी? आपको पता है एवरेज वैल्यू क्या होती है? टोटल एरिया क्या आ रहा है आपका, टोटल एरिया का एवरेज क्या आ रहा है, टोटल एरिया का समीशन क्या आ रहा है। तो साइनोसॉइडल का एवरेज अगर आप निकालते हो तो ज़ीरो होता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ जब क्योंकि क्यों ज़ीरो होता है? क्योंकि जितना पार्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है उतना ही पार्ट आपका नेगेटिव है, जितना पार्ट पॉजिटिव है उतना पार्ट आपका नेगेटिव है। बट जब आपका सारा का सारा पॉजिटिव पार्ट होगा तो ऑब्वियसली जो एवरेज होगा वो ज़ीरो नहीं होगा, कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी, कुछ डेफिनेट वैल्यू होगी। सो इसी बेस पे इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट की गई, जो कि आपको मिलता है Im/π। सो एवरेज वैल्यू को ही हम बोलते हैं डीसी वैल्यू, ठीक है। एवरेज वैल्यू और डीसी वैल्यू मतलब एक, अगर हमें इस फ्लक्चुएटिंग वेव का अप्रॉक्सीमेट एक डीसी वैल्यू देना हो, मतलब एग्जैक्ट डीसी देना हो, तो वो क्या होगा? तो इसको आप इस फ्लक्चुएटिंग डीसी को एक Im/π के नंबर से रिप्लेस कर सकते हो जो पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका एवरेज वैल्यू क्या आ रहा है, इन फ्लक्चुएटिंग सिग्नल्स का एवरेज वैल्यू क्या आ रहा है। तो ये हम फाइंड आउट करते हैं इस टर्म से, डीसी करंट से। ये क्लियर है सबको, डीसी करंट कैसे निकालते हैं? डीसी करंट का फंडा क्लियर है सबको? हाँ या ना में रिस्पॉन्स दो। यस सर। ओके। सर आपका वॉइस बहुत लो आ रहा है। जब लो आए तो एक बार बता दिया करो, मुझे पता नहीं चल रहा है ना कि कितना आ रहा है लो। अभी कितना आ रहा है? सही है अभी? यस सर। ठीक है। नहीं सर। सही है अभी? सर सर बीच अभी में भी क्लियर तो नहीं आ रही है। स्टार्टिंग में था। ओके रुको रुको, मुझे एक बार चेक करने दो सिग्नल, मे बी सिग्नल प्रॉब्लम हो। अभी आवाज़ कैसी है? नो सर, नहीं आ रही आपका सही। बहुत लैग हो रहा है सर आवाज नहीं आ रही नेटवर्क इशू है सर। अभी कैसा है? अभी आवाज़ कैसा है? अभी ठीक ठाक है सर। ठीक। ठीक है सर। ओके सो इसके बाद डीसी करंट सबको समझ में आया, डीसी करंट की कैसे वैल्यू हम निकालते हैं? एवरेज होती है, एवरेज वैल्यू निकालते हैं हम। ये क्लियर है सबको? डीसी वैल्यू, डीसी का मतलब एवरेज, किसी भी सिग्नल का आप एवरेज ले रहे हो तो उसको हम डीसी बोलते हैं, ठीक है। तो एवरेज करंट आप कैसे निकालते हो? एवरेज करंट जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया? इस सिग्नल का एवरेज कितना होगा? एवरेज मतलब क्या होता है? जीरो। ज़ीरो, जीरो। ठीक है। क्यों? क्योंकि जितना पार्ट आपका पॉजिटिव में आ रहा है उतना ही सेम पार्ट आपका नेगेटिव में आ रहा है। जितना पार्ट आपका पॉजिटिव में यहाँ पे आ रहा है उतना ही सेम पार्ट आपका नेगेटिव आ रहा है। अगर सारा का सारा वेव आपका पॉजिटिव में होगा तो ऑब्वियसली जो आपको एवरेज मिलेगा वो कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी जो कांस्टेंट होगी। तो इसको आप डीसी करंट को एवरेज वैल्यू से इंडिकेट करते हो, और एवरेज हाफ वेव में Im/π आएगा, फुल वेव में 2 Im/π आएगा, एंड ब्रिज में भी सेम आएगा 2 Im/π। Im इज मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट जो आपका सर्किट में फ्लो हो रहा है। नाउ ट्रांसफार्मर नेसेसिटी किस केस में है? तो ऑब्वियसली ये सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर्स में बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, बिकॉज सेंटर टैप में बिना सेंटर टैप रेक्टिफायर में आप सेंटर टैप के बिना आप काम नहीं कर सकते। नाउ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितनी होगी? सो मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाइड डिवाइड बाई फॉरवर्ड
डायोड रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो I इक्वल्स टू वी बाई आर होता है, तो मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, इसमें एक डायोड है तो एक रेजिस्टेंस उसका फॉरवर्ड में प्लस एक लोड रेजिस्टेंस, तो ये वहाँ से आ जाएगा। सेम आपका सेंटर टैप में भी होगा, क्योंकि सेंटर टैप में एट अ टाइम केवल एक डायोड एक्टिव होता है, तो उसमें एक डायोड एक्टिव होने की वजह से RF प्लस RL हो जाएगा, ठीक है। सेम एक्सप्रेशन होगा इसमें भी। नाउ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की जब बात करते हो आप, तो यहाँ पे एट अ टाइम किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप देखोगे तो दो डायोड्स एक्टिव होते हैं। अगर दो डायोड्स एक्टिव होंगे तो ऑब्वियसली जो उसके थ्रू रेजिस्टेंस आपके पास मिलेगा वो 2 टाइम्स होगा। तो यहाँ पे जो 2RF लिखा है वो आपका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है डायोड का, और प्लस RL है। सो मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाई 2 फॉरवर्ड डायोड रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस। देन नेक्स्ट आता है आपका रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या है ये मैंने एक्सप्लेन किया है, कितने वैल्यू से रिपल हो रहा है उसकी वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। सो 1.21 हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में होता है, और 0.482 एंड 0.482 आपके ब्रिज वेव रेक्टिफायर और सेंटर टैप रेक्टिफायर में आप पाओगे। नाउ इसमें आप देखो, अगर रिपल फैक्टर की बात करें तो सबसे रिपल फैक्टर ज़्यादा है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर में, और फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर कम है। तो किसी पर्टिकुलर रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, आप सोच के बताओ लॉजिकली। बात समझ में आई आपको? क्वेश्चन समझ में आया सबको कि क्या मैंने पूछना चाह रहा हूँ? पहले रिपल वेक्टर क्या होता है वो बता सर दीजिए। रिपीट वंस। ओके, रिपल फैक्टर पहले एक बार फिर से समझते हैं। देखो AC टू रेक्टिफायर का यूज़ क्या है, AC टू DC कन्वर्जन, ठीक है। सो AC सिग्नल ये है, आपको DC मिलना चाहिए। अब DC होता क्या है, डायरेक्ट करंट मीन्स एक कांस्टेंट करंट होनी चाहिए। कांस्टेंट मीन्स अगर उसकी वैल्यू को आप ड्रॉ करो तो एट एनी टाइम इंस्टेंट उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। वो कांस्टेंट कौन सी कर्व हो सकती है, ऑब्वियसली एक पैरेलल लाइन जा रही होगी हॉरिजॉन्टल के, हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपका T है, तो पैरेलल लाइन अगर आप खींच दो तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप देखोगे तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। बात समझ में आ रही है? DC का मतलब समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना में जवाब दो। यस सर। यस सर। सपोज 5 एम्पियर का करंट हमें पास कराना है, तो 5 एम्पियर का करंट मतलब क्या होगा, 5 एम्पियर यहाँ पे आप एक वैल्यू कट करोगे और उसकी एक पैरेलल लाइन हॉरिजॉन्टल टू T एक्सिस ड्रॉ कर दोगे। तो DC मतलब होता है कि एक कांस्टेंट वैल्यू, बट हमें मिलता क्या है, एक फ्लक्चुएटिंग वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। हमें एक फ्लक्चुएटिंग वैल्यू मिल रहा है, सम टाइम ये 0 हो रहा है, सम टाइम ये मैक्सिमम को अचीव कर रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर मैक्सिमम को अचीव कर रहा है। तो ऐसा हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमें तो प्रॉपर DC की रिक्वायरमेंट है जो एक पैरेलल टू T एक्सिस मिले, बट इस इंस्टेंट पे ऐसा नहीं है। तो इस वैल्यू को, मतलब ये कितने पर्टिकुलर वैल्यू से ये फ्लक्चुएट हो रहा है, कितने रेशियो से ये फ्लक्चुएट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं रिपल फैक्टर, ठीक है। बात समझ में आई सबको? मतलब AC इस DC के कंपोनेंट में, इस DC के सिग्नल में कितना AC कंपोनेंट है, क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। तो इस एक्चुअली ये होना चाहिए प्योर DC, बट प्योर DC तो हमें मिला नहीं, हमें कुछ आपको AC भी मिल रहा है जिसकी वजह से ये फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो फ्लक्चुएशन होगा तो ऑब्वियसली हमें किस परसेंटेज से हमें मिल रहा है ये DC, उसको इंडिकेट कर रहा है ये आपका रिपल फैक्टर। सो सबसे ज़्यादा रिपल जो देखा जाता है वो आपका इस हाफ वेव रेक्टिफायर में पाया गया, दैट इज़ 1.21, फुल वेव रेक्टिफायर में 0.482 एंड ब्रिज में भी 0.482। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि रिपल फैक्टर ज़्यादा होना चाहिए एक रेक्टिफायर के लिए या कम होना चाहिए? सर कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। तो आई थिंक सबको क्लियर होगा, रिपल फैक्टर अगर कम होगा दैट मीन्स कि जो फ्लक्चुएशन है वेव में वो कम है।
और फ्लक्चुएशन कम है, दैट मीन्स कि जो आपका वेव मिलेगा दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट और पैरेलल टू टी एक्सिस मिल सकता है। सो इन दोनों केसेस में हमें मिला है फुल वेव रेक्टिफायर के दोनों केसेस में जो रिपल फैक्टर की वैल्यू है दैट इज़ 4.482 एंड ये 1.21 से बहुत ही लो है। उसके बाद हमने आउटपुट फ्रिक्वेंसी की बात की थी। आउटपुट फ्रिक्वेंसी हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में क्या होता है, जो इनपुट की फ्रिक्वेंसी है सेम एज इट इज़ एफ इन होगा। फुल वेव रेक्टिफायर के केस में जो इनपुट की फ्रिक्वेंसी है उससे डबल हो जाएगा। ये हमने देखा था जब रेक्टिफायर का डायग्राम हमने चेक किया था, तो वहाँ पे इनपुट फ्रिक्वेंसी के 2 टाइम्स आपका आउटपुट वैल्यू आ रही थी। उसके बाद एफिशिएंसी की बात आती है। मैक्सिमम एफिशिएंसी किसकी है, तो एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर की ऑब्वियसली बहुत कम होगी, क्योंकि हाफ वेव का ही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। और फुल वेव में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी 81.2%। सो दोनों में मैक्सिमम एफिशिएंसी आपका 81.2%। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी आ रही है आवाज़? अभी आवाज़ आ रही है? यस सर। सो मैक्सिमम एफिशिएंसी की जब हम बात करते हैं तो हाफ वेव रेक्टिफायर में 40.6% है, फुल वेव में दोनों के केस में 81.2% मिलेगा। सो एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा हमें फुल वेव रेक्टिफायर सर ये फिन क्या होता है सर, एक बार समझाइए। फिन इनपुट वोल्टेज, इनपुट फ्रिक्वेंसी सॉरी, एफ ये सबस्क्रिप्ट में होगा, ये आई एन रिप्रेजेंट्स इनपुट। सर नेटवर्क इशू सर। अभी भी आ रही है? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर सर वॉइस वॉइस बिल्कुल नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। सर ओके रुको, जस्ट वेट, अभी आ रहा है। सो दैट इज़ मैक्सिमम एफिशिएंसी। एफ इन सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। एफ इन मीन्स इनपुट फ्रिक्वेंसी, और हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में एज इट इज़ इनपुट फ्रिक्वेंसी के इक्विवेलेंट आपको आउटपुट फ्रिक्वेंसी। नो सर एफिन बताइए सर एक बार। ओके मैं फिर से बताता हूँ इधर से आपको। यहाँ पे आपको ये क्लियर हुआ था एफ आउट इक्वल्स टू एफ इन क्या होता है। एफ आउट क्या है, आउटपुट फ्रिक्वेंसी। आउटपुट फ्रिक्वेंसी मीन्स कितने रेगुलर इंटरवल पे आपको वेव, एक्चुअल वेव मिल रहा है। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, इस सिग्नल की बात करें, तो ये सिग्नल की फ्रिक्वेंसी क्या होगी 1/2 पाई। ठीक है, फ्रिक्वेंसी का मतलब 1 टाइम पीरियड। अगर फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड में हमें रिलेशन निकालना हो तो हमें पता है कि फ्रिक्वेंसी इज इन्वर्सली रिलेटेड टू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब क्या होता है कि कितने टाइम बाद वो सेम सिग्नल, एग्जैक्ट सिग्नल रिपीट करेगा। हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में अगर आप देखते हो तो साइन वेव जो आपको गिवन है, साइन वेव आपका क्या होगा, साइन वेव की हमें फ्रिक्वेंसी पता है या टाइम पीरियड कह लो पता है। टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई, दैट इज 360 डिग्री। इसका रिपीटिशन 360 डिग्री बाद ही होगा। ठीक है, तो अगर टाइम पीरियड 2 पाई है तो फ्रिक्वेंसी क्या होगा 1/2 पाई। 1/2 पाई के बाद ही इसकी रिपीटिशन होगी। सेम चीज़ आप आउटपुट फ्रिक्वेंसी में देखो, आउटपुट वेव में देखो, अगर ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट कब होगा 0 to पाई के बीच में है, तो 0 to पाई से कब होगा ये रिपीट आगे 2 पाई के बाद।
2 पाई टू 3 पाई, ठीक है। तो 2 पाई टू 3 पाई और 0 टू पाई, सो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 2 पाई से हो रही है फिर से, और इनिशियल कहाँ था, 0 था। तो जो वैल्यू यहाँ पे 0 पे मिली है वही नेक्स्ट वैल्यू आपको मिलेगी सेम 2 पाई पे। जो आपको 0 प्लस पाई बाई 2 पे मिली है वही आपको 2 पाई प्लस पाई बाई 2 पे मिलेगी एग्जैक्ट वैल्यू। तो इसकी टाइम पीरियड क्या हो गई, इसका भी सेम 2 पाई हो गया, इसका भी टाइम पीरियड सेम था 2 पाई। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1/2 पाई इस केस में, और यहाँ पे भी आपका फ्रीक्वेंसी होगा 1/2 पाई। तो इसका मतलब क्या है कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू इनपुट फ्रीक्वेंसी। क्लियर है सबको ये कॉन्सेप्ट? यस सर। किसी को डाउट अभी भी? जिसको डाउट था एक बार बताओ, क्लियर है आपको? सर सर फीन क्या होता है, फीन को समझे। फिन एक बार तो बता दिया इतनी बार। फिन मतलब क्या है, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, इन मतलब इनपुट, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, आउट मतलब आउटपुट। इसका मतलब क्या है, ओके सर। आउटपुट की फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब है इनपुट की फ्रीक्वेंसी। नाम से ही क्लियर है, इसमें इतना कंफ्यूज होने की क्या ज़रूरत है। सो सेम चीज़ यहाँ पे है, आपका आउटपुट फ्रीक्वेंसी एफ इन है। बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि सबस्क्रिप्ट में नहीं दिया हुआ है, तो सर यही हमको। हाँ कोई नहीं, अब समझ में आ गया होगा आई थिंक। सो आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज सेम एज Yes, sir. सेंटर टैप और ब्रिज वेव रेक्टिफायर का सेम होता है फ्रीक्वेंसी। नाउ मैक्सिमम एफिशिएंसी इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 40.6%, और फुल वेव रेक्टिफायर में दोनों का सेम होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी। नेक्स्ट थिंग इज पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड और दैट कैन बी सस्टेन्ड बाय द डायोड। मतलब कितना आप रिवर्स वोल्टेज एक डायोड को दे सकते हो ताकि डायोड आपका डैमेज ना हो, उसको हम बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। अगर आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में देखना हो तो ये आपका डेफिनेशन होगा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिवर्स वोल्टेज दैट अ पीएन जंक्शन और डायोड कैन विथस्टैंड without damaging itself is known as its peak inverse voltage. Diode is used to convert AC to DC, therefore care should be taken that during the negative half cycle the peak value of AC voltage should not be more than the rated value of the PIV of the diode. So सारे जो भी आपको डायोड यूज़ करते हो उसमें रिवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज की वैल्यू मेंशनड होगी। अगर आपको कैपेसिटेंस का कल वाला एक्सपेरिमेंट याद हो तो उसमें भी हम एक मैक्सिमम वोल्टेज देते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे डायोड पे भी एप्लीकेबल है। इसमें भी आपको डायोड रेटिंग्स में अगर देखोगे तो एक रिवर्स की मैक्सिमम कितनी वोल्टेज आप अप्लाई कर सकते हो वो मेंशनड होगा। अगर उससे ज़्यादा देते हो, मतलब इस PIV से ज़्यादा देते हो रिवर्स वोल्टेज, तो ऑब्वियसली जो आपका डायोड होगा वो बर्न आउट कर जाएगा, ठीक है, बर्न हो जाएगा और प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा सर्किट आपका। तो PIV in case of half wave rectifier is VM, PIV in case of full wave rectifier center tap 2 VM और full wave bridge rectifier में 2 VM होता है। ये क्लियर है सबको? PIV का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। नाउ इस टॉपिक के साथ आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है। अब हम मूव करेंगे सेकंड यूनिट पे, सेकंड मॉड्यूल, और इसका स्टार्टिंग टॉपिक है आपका BJT, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। सो BJT क्या होता है और इसके बारे में आपने इंट्रोडक्शन में आई थिंक 12th में पढ़ा होगा कि BJT को BJT क्यों बोलते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों बोलते हैं। सो जंक्शन ट्रांजिस्टर मीन्स 3 टर्मिनल डिवाइस, ठीक है। और ट्रांजिस्टर को अगर फुल फॉर्म में आप एक्सप्रेस करो तो इसको जो बनाया जाता है वो ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टर्स से बनाया जाता है, ठीक है। इसको आप अगर अलग अलग करोगे तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ट्रांसफ़र, ट्रांस आपको मिलेगा ट्रांसफ़र से, और SISTOR मिलेगा आपको रेजिस्टर से। मतलब इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस का ट्रांसफ़र हो रहा है थ्रू दिस
पर्टिकुलर सर्किट, ठीक है। तो ये अगर बीजेटी आप यूज़ कर रहे हो तो बीजेटी का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस। सो ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टर को टोटली अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना हो तो उसको हम लिखते हैं ट्रांजिस्टर्स। नाउ जंक्शंस आर इन्वॉल्व, इसमें कई सारे जंक्शंस आपको मिलेंगे, जैसे 2 जंक्शंस हम देखते हैं बाईपोलर जंक्शंस ट्रांजिस्टर्स में। और बाईपोलर क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो कंडक्टिविटी आ रही है वो विद द हेल्प ऑफ होल भी आ रही है और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहा है। तो दोनों के वजह से आपका करंट जनरेट हो रहा है, दैट इज़ वाई इसको हम बोल रहे हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। तो ये नाम क्लियर है सबको कि क्यों इसका नाम ऐसा ही पड़ा? सबको आवाज़ जा रही है? किसी को डाउट है? किसी को आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है? नितिन, आवाज़ जा रही है आपको? सर कभी कभी ब्रेक कर रहा है, मतलब फिर भी समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है मतलब आपको क्लियर हो रहा है, क्लियर आवाज़ जा रही है? नहीं सर, कभी कभी ब्रेक हो रहा है। जहाँ पे ब्रेक हो वहाँ पे एक बार बोल दिया करो कि कहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है। अभी तक जो समझा सर बीच बीच में लेग हो रहा है। नेटवर्क इशू आई थिंक। अभी तो फिर हो रहा है लैग। ओके रुको, अभी फिर से रुको। सो ये एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आया बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स का, क्यों इसको बाईपोलर जंक्शन एंड ट्रांजिस्टर बोला जाता है, बताइए। देखो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये वाइवा का क्वेश्चन बन सकता है। सर नहीं आया समझ में, एक बार रिपीट कीजिए सर। ओके, सो ट्रांजिस्टर जो आप नाम सुन रहे हो, ट्रांजिस्टर का मतलब है कि ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टर्स। इसको आप अगर अलग अलग लिखना चाहोगे तो ट्रांजिस्टर्स इक्वल्स टू लिखोगे ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। मतलब इससे हो क्या रहा है कि रेजिस्टेंस का ट्रांसफ़र हो रहा है, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस हो रहा है। ट्रांजिस्टर का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। फिर इसमें जंक्शन इन्वॉल्व है, एक से ज़्यादा जंक्शन है, तो इसलिए इसको जंक्शन बोल रहे हैं। बाईपोलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो करंट जनरेट हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है करंट का, वो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों की वजह से हो रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज बाईपोलर। क्लियर है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स क्यों बोल रहे हैं इसको? हेलो, आवाज? Yes, sir, आवाज clear. आ रही है? ठीक है, यस सर। Yes, sir. ओके। नाउ इसके बाद जब पीएन जंक्शन को हम देखते हैं, पीएन जंक्शन हमारा कैसे बनता है। सो पीएन जंक्शन जब आप यूज़ करते हो इन फॉरवर्ड बायस, इन रिवर्स बायस, तो ऐसा कुछ आपको स्ट्रक्चर मिलता है। फॉरवर्ड बायस में आपका होल होता है पी साइड में, इलेक्ट्रॉन होता है आपका एन साइड में, और जो विड्थ होती है, डिप्लीशन विड्थ होती है, वो W से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो श्रिंक होता है इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। जब आपका अप्लाइड वोल्टेज ग्रेटर दैन 0 है तो आपका जो डिप्लीशन विड्थ होगा वो बहुत ही स्मॉल साइज़ का होगा, और VBI आपका बिल्ट इन वोल्टेज डिप्लीशन रीजन के बीच में लाई करेगा। इस केस में जो होल्स होते हैं वो बैरियर क्रॉस करके एन रीजन में जाते हैं एज माइनॉरिटी कैरियर। तो जब आपके यहाँ पे होल्स थे वो मूव कर रहे हैं एन साइड में, तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे पी में, वो यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बन जाएंगे। और सेम केस इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा जो एन रीजन में अवेलेबल है मेजॉरिटी में। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब पी टाइप में जाएंगे तो उसके लिए यहाँ पे ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो जाएंगे। इस केस में, रिवर्स बायस केस में अगर आप देखो तो रिवर्स बायस आपका पी साइड पे नेगेटिव अप्लाई करते हैं और एन साइड पे आप पॉजिटिव अप्लाई करते हो। इसमें एक्सपेंशन होता है जो डिप्लीशन विड्थ है उसका, क्योंकि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो अवे मूव करते हैं जंक्शन से,
और इस केस में टुवर्ड्स जंक्शन मूव करते हैं। यहाँ पे जो मूवमेंट होता है अक्रॉस जंक्शन देखोगे तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का होता है। तो इस केस में रिमूव होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम डिप्लीशन रीजन। तो इस केस में जब आप होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इनको मूव करा रहे हो अपने रीजन से, तो इस केस में क्या होगा कि डिप्लीशन विड्थ का इंक्रीमेंट होता है। तो डिप्लीशन विड्थ का इंक्रीमेंट होगा तो ऑब्वियसली ये रिवर्स बायस केस होगा। अब फॉरवर्ड और रिवर्स बायस केस में जो कैरेक्टरिस्टिक आईवी का मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक आपका एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है करंट को, और रिवर्स बायस केस में आपका बहुत ही स्मॉल करंट एट सर्टेन वोल्टेज मिलेगा। आफ्टर दैट जब ब्रेकडाउन हो जाएगा तो वो अनकंट्रोल्ड करंट आपको मिलेगा, जो यहाँ पे पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस शो करा जा रहा है। तो ऐसे केस में होगा क्या, अगर हम इनको कंबाइन कर दें, अगर इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दें फॉरवर्ड और रिवर्स डायोड को, तब क्या होगा, तो कुछ ऐसा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा पी एन और यहाँ से एन पी। अगर इन दोनों को डायोड को अगर आप कंबाइन करते हो, ठीक है, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा। अब इस स्ट्रक्चर में आप देखो होल्स फ्रॉम पी रीजन आपके एमिट होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप फॉरवर्ड बायस अप्लाई किए हो। अगर आप देखो इसमें तो पी एन पी बन रहा है, ठीक है, और फॉरवर्ड बायस अप्लाई किए हो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एन। यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है, दैट इज़ ये कनेक्ट करेगा इसको। तो जैसे ही ये कनेक्ट करेगा वैसे ही आप इसको इस रेस्पेक्ट में देख सकते हो कि P और N में P आपका कनेक्टेड है पॉजिटिव बैटरी से और N आपका कनेक्टेड होगा नेगेटिव बैटरी से। इस केस में अगर आप देखोगे तो N इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव बैटरी एंड P इज़ कनेक्टेड टू नेगेटिव बैटरी। तो ये वाला जो जंक्शन होगा वो रिवर्स बायस केस में होगा, ये वाला जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस केस में होगा। होल्स फ्रॉम P रीजन दैट इज एमिटर ऑफ फर्स्ट PN जंक्शन ड्रिवन बाय फॉरवर्ड बायस ऑफ फर्स्ट PN जंक्शन इनटू सेंट्रल N रीजन दैट इज बेस। तो यहाँ पे जो आपका रीजन बन रहा है वो बेस बन रहा है, ड्रिवन बाय RB ऑफ सेकेंड PN जंक्शन फ्रॉम बेस इनटू P रीजन ऑफ सेकेंड रीजन जंक्शन दैट इज कलेक्टर। तो जब आपका फॉरवर्ड बायस यहाँ पे अप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियसली जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं जो इस P रीजन में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी टेंडेंसी होगी N रीजन की तरफ मूव करने की। तो अगर यहाँ से P से N मूवमेंट हो रहा है दैट मीन्स कि जो P है वो एमिटर की तरह एक्ट कर रहा है, ये अपने जो कैरियर्स है चार्ज कैरियर को इमिट कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम पड़ता है इमिटर। बीच का जो ट्रांजिशन रीजन है उसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है, और ये जो लास्ट वाला रीजन है जहाँ पे सारे के सारे कैरियर्स चार्ज कैरियर्स कलेक्ट हो रहे हैं इसको हम बोलते हैं कलेक्टर। तो ऐसे इनका नाम पड़ता है और मूवमेंट बेस्ड ऑन देयर अप्लाइड वोल्टेज होता है आपका। नाउ इस केस में यहाँ पे तो आपका जो चार्ज कैरियर मूवमेंट हो रहा है वो ड्यू टू फॉरवर्ड बायस हो रहा है, बट जैसे ही इस रीजन में आता है तो यहाँ पे रिवर्स बायस एक्ट कर रहा है और उसकी वजह से चार्ज का मूवमेंट होता है। तो ये इसका पूरा तरीका है कि कैसे आपका कैरियर का मूवमेंट हो रहा है। फर्स्ट रीजन फॉरवर्ड बायस, सेकंड रीजन आपका रिवर्स बायस। इफ़ यू वांट टू वरी अबाउट होल्स अलोन नीड P पॉजिटिव ऑन फर्स्ट रीजन। अगर हमें केवल होल्स चाहिए यहाँ पे तो इनकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो इंक्रीज़ करने को अगर आपको इंडिकेट करना है तो उसका मतलब होता है P प्लस से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे P प्लस किया हुआ है दैट मीन्स कि जो इसकी कंसंट्रेशन है वो एवरेज जो नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है उससे हाई है। तो अगर बहुत ज़्यादा कैरियर की ज़रूरत है ऑब्वियसली एमीटर है, एमीटर में आपको सबसे ज़्यादा कैरियर की ज़रूरत होगी क्योंकि यही सोर्स है एक तरह से। तो सोर्स के केस में इसमें बहुत ज़्यादा कैरियर की ज़रूरत होती है तो इसकी डोपिंग हाई रखते हैं, ठीक है। ये वाला रीजन ट्रांजिशन रीजन है तो इसका एरिया भी कम रखते हैं और इसका कंसंट्रेशन जो होता है वो भी कम रखते हैं।
और सबसे कम जो कंसंट्रेशन होता है वो कलेक्टर का होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें कलेक्ट करना है। तो सारे के सारे चार्ज कैरियर्स इस पी रीजन से इस पी रीजन में जाएंगे, तो उस केस में यहाँ पे कंसंट्रेशन हम हमेशा कम रखते हैं। फॉर होल्स टू बी रिमूव्ड बाय कलेक्टर बेस रीजन मस्ट बी थिन। तो इस होल को यहाँ कलेक्ट करने के लिए इस ट्रांजिशन रीजन का थिन होना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज यहाँ पे पहुँच नहीं पाएगा और डाई आउट हो जाएगा। जो टाइम कांस्टेंट होता है वो टाइम कांस्टेंट इसका पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सबको। आवाज़ जा रही है सबके पास? हेलो, यस सर। ओके। नाउ एमिटर को P प्लस से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, बेस आपका N रीजन से रिप्रेजेंटेड है एंड कलेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय P। एमिटर से जो करंट मूव कर रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो आप IE से। बेस से जो करंट मूव करेगा उसको हम बोलेंगे IB, और कलेक्टर से जो करंट मूव कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं IC। तो ये आपका एमिटर बेस कलेक्टर है। अगर इस नोड पे यहाँ पे सारे करंट्स की वैल्यू को अगर हम चेक करें तो क्या होगा, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट होता है। तो टोटल इनकमिंग करंट आपका IE है, इस नोड पे कितना एंटर कर रहा है वो IE है, और कितना आउट हो रहा है वो IB प्लस IC है। तो इसी को हम KCL बोलते हैं। तो I इक्वल्स टू हो जाएगा IB प्लस IC। अगर आप KVL लगाओगे इस सर्किट में तो KVL हो जाएगा आपका VEC। सर आपका स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रहा है। नहीं दिख तो रहा है। सर दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है दिख रहा है भाई। सर। नो सर, नहीं दिख रहा है। ओके, रुक जाओ। तो किसी और ने अपनी दिख रहा है? स्क्रीन यस सर। यस सर। ओके। सो KVL, अगर यहाँ पे KVL लगाओगे आप तो VEC इक्वल्स टू VEB प्लस VBC आएगा इस सर्किट में। तो हम आगे देखेंगे ये इक्वेशन का यूज़ क्या है और कैसे हमें यूज़ करना है। देन जैसे आपका PNP बनता है ट्रांजिस्टर, वैसे ही आप NPN भी बना सकते हो। NPN में आपको जो एमिटर है वहाँ पे N टाइप सेमीकंडक्टर यूज़ करना है और उसकी कंसंट्रेशन हाई रख देनी है थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू अदर रीजन्स। तो यहाँ पे एमिटर के केस में इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन स्लाइटली हाई होगा। फिर बेस P रीजन होगा जिसका एरिया थोड़ा सा कम होगा और कलेक्टर का एरिया ज़्यादा होता है। तो इसमें दो तीन चीज़ें कंस्ट्रक्शन बेस पे अगर आपको याद रखना हो तो याद रख सकते हो। पहला, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन एमिटर का होता है, उसके बाद बेस का होता है, उसके बाद कलेक्टर का होता है। देन एरिया वाइज अगर देखें, सबसे कम एरिया एमिटर का होता है, उसके बाद बेस का होता है, और सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो कलेक्टर का होता है। नाउ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। द ट्रांजिस्टर इज अ 3-layer semiconductor device consisting of either 2 N and 1 P type layers of material or 2 P and 1 N type layer of material, जो हमने पहले देखा अभी। The former is called as NPN transistor while the latter is called as PNP transistor. So there are two types of BJT, PNP and PN. In each transistor, following points to be noted. There are two junctions, so transistor can be considered as two diode connected back to back. तो जैसा हमने पहले कनेक्शन किया था दो डायोड्स को, वैसे आप कनेक्ट करके ट्रांजिस्टर बना सकते हो। बट अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि आप दो डायोड को यूज़ करके एक ट्रांजिस्टर बना लो, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन एकदम डिफरेंट होता है। इसका कंस्ट्रक्शन आपके सिलेबस में नहीं है तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे, बट मैं आपको फिगर दिखाऊंगा कि कैसे इसका सर वॉइस लैग कर रहा है सर। आवाज़ आ रही है अभी? अभी आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। सो कंस्ट्रक्शन बेस पे आप इसको डायरेक्टली दो रिवर्स कनेक्टेड डायोड के टर्म्स में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका कंस्ट्रक्शन एकदम डिफरेंट होता है। सो उस कंस्ट्रक्शन के फिगर को हम बाद में डिस्कस करेंगे।
ट्रांजिस्टर हैज़ 3 सेक्शन ऑफ डोप्ड सेमीकंडक्टर्स, ये हमने पहले ही पढ़ लिया. द सेक्शन वन साइड इज कॉल्ड एज एमिटर, देन अपोजिट साइड इज कॉल्ड एज कलेक्टर एंड मिडिल कॉल्ड एज बेस. ऐसा कुछ आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है. अगर आप मार्केट में इसको सर्च करोगे तो मार्केट में आपको ऐसा कुछ मिलेगा जो फर्स्ट डायग्राम आपको दिख रहा है. इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि आपका 3 टर्मिनल है और तीनों टर्मिनल का आइडेंटिफिकेशन आप यूनिक वे में करते हो. मतलब इस पिन को आप अपने साइड अगर रखते हो तो क्लॉकवाइज आपको काउंट करना है. क्लॉकवाइज से लेफ़्ट से आपको काउंट करना है. लेफ़्ट में जो सबसे पहला पिन पड़ेगा वो एमीटर होगा, देन बेस होगा, देन कलेक्टर होगा. ठीक है, बात समझ में आ गई. इस पर ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं होता है जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सा एमीटर है कौन सा कलेक्टर है. तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि इस पिन को, ये जो ट्रांजिस्टर दिख रहा है, इसको अपने साइड रखना है. अपने मुंह के साइड आप देखो इसको, इस पिन को, और लेफ़्ट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करो. सो लेफ़्ट साइड से जो पहला पिन होगा उसको एमीटर बोलेंगे, देन सेकंड पिन इज बेस और थर्ड पिन इज कलेक्टर. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे आप ट्रांजिस्टर का. जो एमिटर होगा उस साइड पे आपको एक एरो से इंडिकेट करना होगा, अदरवाइज हम ट्रांजिस्टर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा एमिट कर रहा है. तो यहाँ से एमिट होता है करंट का, तो इस साइड से एमिशन का हमें एरो बनाना पड़ेगा. अब आप देख सकते हो कि इस केस में एमिटर से बाहर निकल रहा है. ठीक है, तो ये केस, ये सिंबल जो आप बनाए हो ये एनपीएन के केस में है. अगर पीएनपी का केस होता तो यहीं पे उल्टा हो जाता, मतलब टुवर्ड्स बेस जा रहा है. क्लियर है सबको? किसी को डाउट है? यस सर. ठीक है, तो इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आई थिंक अब क्लास कंक्लूड करते हैं. थोड़े सिग्नल की भी प्रॉब्लम आ रही है आई थिंक. सो नेक्स्ट क्लास से इसके बारे में डिस्कस करेंगे. अभी तक किसी को भी कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ आस्क. सो IMCRP अपने अकाउंट में आप जाना और IMCRP में अप टू 4 PM आप एग्ज़ाम दे सकते हो. सो इफ़ इट इज़ नॉट सर एमसीआरपी वर्क नहीं कर रहा है सर. अभी नहीं वर्क कर रहा है, दोपहर तक शायद चल जाए, तो एक बार आप चेक करते रहना. नहीं सर, नहीं चल रहा है. अभी नहीं चल रहा है, अभी नहीं चल रहा है, बाद में शायद चल जाएगा. ठीक है, अभी कुछ सर प्रॉब्लम. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर. स्क्रीनशॉट तो चैट बॉक्स चलेगा, नहीं तो चैट बॉक्स में लिख देते हैं. लिख दो सारे, लेकिन चैट बॉक्स में कुछ बच्चे अभी दे नहीं पाएंगे आई थिंक, क्योंकि बहुत सारे मतलब प्रेजेंट रहते हैं और वर्चुअली वो रहते भी नहीं है प्रेजेंट, तो उनका छूट सकता है. नहीं तो फिर भी आप दे सकते हो. बट प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर 12 PM और आफ्टर 1 PM यू कैन ट्राई. अगर हो जाता है तो इट इज़ बेस्ट फॉर यू एंड फॉर मी ऑल्सो. सर एग्जाम का सिलेबस क्या है? सिलेबस कितनी बार बताया यार, अभी नहीं डिसाइड किया मैंने, अभी डिसाइडेड नहीं है. अभी